बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, आज भी बजट पे ही बहस करेंगे। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख साहब कहते हैं कि इस बजट में भरपूर कोशिश की गई है कि आवाम को रिलीफ फराम किया जाए। हमारा टारगेट टैक्स वसूली या टैक्स की शरह में इजाफा नहीं था। हमारा टारगेट था कि आवाम को किस तरह से इस बजट में रिलीफ फराहम करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान गुजर रहा है बल्कि ये पूरी दुनिया गुजर रही है। उन्होंने कहा जिन चीज़ों पर, जिन अशिया पर हमने टैक्स लगाए हैं, अगर वो ना लगाते तो बैरून मुल्क से कर्जे लेने पड़ते और उन कर्जों के तले पाकिस्तान मजीद दबता जाता। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि गरीब आवाम और मजदूर तबके के लिए इस बजट में कुछ नहीं है और पीएसडीपी के हवाले से फंड जो है नाकाफी रखे गए हैं। पीएसडीपी के हवाले से अगर फंड्स रखे जाते, जॉब क्रिएट होती और मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामजन होता। शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया है। मुशीर खजाना इस बजट को जस्टिफाई करते नजर आए। हमने देखा कि कल भी जब बजट पेश किया गया था उससे पहले तहरीके इंसाफ ने इस साल की अपनी कारकर्दगी दिखाई। तहरीके इंसाफ ने टारगेट तो जीडीपी का 3 तक रखा था, लेकिन हमने देखा कि -0.4 तक की जो हमने देखा कि ग्रोथ हमारे सामने आई। आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि आम आवाम को इस बजट से क्या रिलीफ मिला है। जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस बजट में गरीब और मजदूर तबके के लिए कुछ नहीं है, तो हमारा फोकस पूरे प्रोग्राम में ये होगा कि क्या कुछ रिलीफ इस बजट में मिला है। मुश्किल हालात थे, एक मुश्किल बजट पेश किया गया, लेकिन बहुत सारे माहिरीन माशियात ये कहते हैं कि ये एक बैलेंस बजट है। आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं। मशहूर बिजनेसमैन हैं, माहिर माशियात भी हैं। इनका साथ देंगे आबिद कयूम सुलेरी साहब, गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम उमूर पर। ये भी आप दोनों का मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब, आपकी जानिब से आगाज़ करूँगा। किस तरह से देखते हैं इस बजट को जो कि कल पेश किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये राय आ रही है कि मुश्किल हालात में एक मुश्किल बजट था, लेकिन तहरीके इंसाफ ने अच्छी तरह ये बजट पेश किया है, कोई लूप होल नहीं छोड़ा। आई थिंक हमें इस तनाजुर में इसको देखना चाहिए कि ऑलरेडी हम 9% के डेफिसिट पे जो है वो हमारे साथ 2020 में खड़े हैं और फिर हम कोविड-19 से गुजर रहे हैं और कोविड-19 के जो है बहुत ही ज्यादा मईशत पे जो है वो इम्पैक्ट है। उस सूरत में आई बिलीव जो उन्होंने वादा किया था कि टैक्स फ्री बजट होगा, मैं समझती हूँ कि हद तक जो है वो उन्होंने इसको जो है वो पूरा किया। इसमें डेफिनेटली हर दफा ये होता है और बजट तो आप समझे कि बजट तो ये समझे कि ये कोई अवाम दोस्त होगा या उसमें कोई रिलीफ होगा। उसमें हमेशा जो है बजट में तो जाहिर है हुकूमत को जो है वो आमदनी रेज करनी होती है, उसको रेवेन्यू जो है वो करने होते हैं। तो जाहिर है वो मुख्तलिफ शोबों पे जो है वो जो टैक्सेस होते हैं उसी के जरिए ये रेवेन्यू हासिल कर रहे होते हैं। तो इस बजट के अंदर जाहिर है कोई एडिशनल ऐसा बोझ जो है वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ रिलीफ होंगी कोविड के सिलसिले में, क्योंकि कई एक लोग कारोबार जो है वो अफेक्टेड है। खास तौर पे जो जरूरत इस बात की है इस वक्त में कि हम इकोनॉमिक रिवाइवल हासिल करें और उसके लिए एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाए। हुकूमत ने आईपी ज्यादा इंहिसार भी इसी पर किया है, क्योंकि जो उनमें एडिशनल रेवेन्यू जो 2020 का तखमीना है और एस्टीमेट है और फिर जो 2021 का तखमीना है, उससे नजर आता है कि ज्यादातर इंहिसार जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बढ़ने पर है और उससे ही फिर एडिशनल रेवेन्यू जो है वो। बट सबसे ज्यादा जो है जो आई बिलीव इशू जो है नजर आता है मुश्किल को ये है कि हर साल हमारा जो है वो डेट सर्विस बजट जो है वो बढ़ता जा रहा है काफी। और इस साल भी आप ये देखें कि 2900 बिलियन के करीब जो है वो डेट सर्विसिंग का बजट है। फिर उसके बाद डिफेंस का बजट है। ये दो इतने बड़े आई थिंक हेड्स हैं कि उसके बाद फिर वसाइल बहुत जो है वो कम रहते हैं। लेकिन अगर हम कैपिटल मार्केट के तराजू में देखें तो हम उसको न्यूट्रल बजट करते हैं।
ठीक। आबिद कयूम सुलेरी साहब, आप किस तरह से देखते हैं शहबाज शरीफ की खसूसन अगर स्टेटमेंट को देखा जाए कि ये बजट जो है वो गरीब और मजदूर अवाम के लिए नहीं है? क्या ये एक रवायती अपोजिशन जिस तरह से तनकीद करती है बजट पे उसमें लिया जाए इस स्टेटमेंट को, या इसमें कोई सदाकत भी आपको नजर आती है? देखिए, हमें इस बजट को बनाते वक्त जो मारूजी हालात थे उनको देखना बड़ा जरूरी होगा। तो आम जो बजट होते थे उसमें तो ये डेट सर्विस और डिफेंस, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट, ये चार ही तो वो हेड्स होते थे जिसमें कि हुकूमत को अपने अखराजात पूरे करने होते थे। कर्जों की अदायगी कर दी, दफा पे खर्च किए, तनख्वाहें दे दी और जो बाकी बचा कुचा उससे तरक्याती मंसूबे को शुरू कर दिए। लेकिन ये वाला जो बजट है ये इन 4Ds के अलावा 4Ls का बजट है। ये इसमें लाइफ जो है वो रिस्क पे है, इस पे लाइवलीहुड जो है वो भी रिस्क पे है, इस पे लोकस जो है उसमें आके अपना एग्रीकल्चर जो कि हमारी ओनली सिल्वर लाइनिंग है इसमें इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान के मुताबिक, जिसमें थोड़ी सी पॉजिटिव ग्रोथ देखने में नजर आई, उसको वो बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। और जो लॉसेस का बजट है ओवरऑल, क्योंकि अगर आप हुकूमत को देखते हैं तो हुकूमत के पास सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद टोटल 3700 अरब रुपए बचेंगे और उन 3700 अरब रुपयों के एवज उसे 7,000 अरब रुपए से ऊपर के अखराजात करने हैं। यानी पहले दिन से कोई 3500 अरब रुपए के लगभग का खसारा जो है वो हुकूमत लेके चल रही है। तो ऐसे में कोविड के लिए पैसे एलोकेट करना, ऐसे में लोकस कंट्रोल के लिए पैसे एलोकेट करना, ऐसे में सोशल प्रोटेक्शन के लिए पैसे एलोकेट करना और जो पहले वाले 4Ds थे उनको भी लेकर चलना, तो ये शायद हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल था। और स्पेशली उस सूरत में जबकि रेवेन्यू जो था, रेवेन्यू कलेक्ट करने के मौके ऑलरेडी श्रिंक हो चुके। तो अगर हम सिर्फ पहले 3 महीने देखें कोविड के, जो कि आल्दो की हुकूमत कहती है कि सारा रेवेन्यू लॉस जो है वो उन 3 महीनों की वजह से हुआ, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। शबर नदी साहब के रुखसत पे जाने के बाद जो पीरियड गुजरा जिसमें के FTR जो था उसमें कोई फुल टाइम सरबराह नहीं थे, तो मेरा ख्याल है कि वहीं से स्टार्ट हो गया था रेवेन्यू स्लिप होना। लेकिन अगर फिर भी हम देखें तो जो रेवेन्यू लॉस इन 3 महीनों में हुआ है वो पूरे साल अभी कोविड जो है उसकी हालत किसी तरह से गैर यकीनी रहेगी। तो जो रेवेन्यू हुकूमत ने इसमें एस्टिमेट भी किया है, मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस और ओवर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट उन्होंने अपने लिए रखा है। ऐसा होगा नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि कर्जे जो है वो मजीद बढ़ेंगे। तो अभी भी सारी रिलायंस जो है वो कर्जों पे है, डोमेस्टिक बोरिंग हो या वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हो, और अगर रेवेन्यू पूरा नहीं होता तो मजीद कर्जे बढ़ेंगे क्योंकि हुकूमत के पास टैक्स लगाने की गुंजाइश तो है नहीं है। तो इन हालात में कुछ इसी तरह का बजट आ सकता था। अगर कोई, मेरे ख्याल यहाँ पे ये आवाम के लिए यही काफी है कि पहली दफा जो है सोशल सेक्टर डेवलपमेंट पे पैसे जो वजीर आजम ने जो 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया था कोरोना के रिस्पॉन्स पे, उनमें से बहुत सा जो है इस फाइनेंस बिल में आ गया। तो पहली दफा अब आपको सोशल प्रोटेक्शन के लिए भी पैसे रखे हुए नजर आ रहे हैं, कोविड के लिए भी नजर आ रहे हैं, लोकस के लिए भी नजर आ रहे हैं, मजदूरों के लिए, बिजली की सब्सिडी के लिए जो बिल्स के थे। तो ये ओवरऑल मेरा ख्याल है साहब इन सब चीज़ों पे बारी बारी करके आते हैं। मैं आरिफ हबीब साहब की जानिब चलूँगा। आरिफ हबीब साहब, 3427 अरब का खसारा, इसको अब आइंदा आने वाले दिनों में देखें तो हम ये कोशिश करते हैं, हर हुकूमत की कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह से कम किया जाए, लेकिन अनसर्टेनिटी इतनी है कि आपको क्या खदशा है कि ये मजीद बढ़ेगा? आई थिंक देखिए, जिस तरह हम चल रहे हैं और जिस जीडीपी ग्रोथ के साथ हम चल रहे हैं, एब्सोल्यूट टर्म में तो एक अमाउंट है और वो परसेंटेज टर्म में भी हमारे लिए जो है वो काफी ज्यादा है। परसेंटेज टर्म में एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो खसारा है, ये मुझे तो जो नजर आता है उसकी एक ही सूरत है उसको कम लाने की, कि हम तेज रफ्तार जीडीपी ग्रोथ हासिल करें। जब तक के तेज रफ्तार जीडीपी ग्रोथ हम हासिल नहीं करेंगे, जब तक ये हमारे लिए जो बजट खसारा है ये जो है वो खतरनाक बनता रहेगा। तो एक ही हल है कि हम एक्टिविटी को बढ़ाएं। साहब, अगेन आपसे क्वेश्चन करूंगा कि बजट ग्रोथ तो तब होगी जब जीडीपी ग्रोथ तब होगी जब हमारी इंडस्ट्रीज खुले, सनतकारी चले, और दूसरी बात ये है कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उनमें बेहतरी आए।
इसके साथ पैदावार, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो इंक्रीज हो। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में क्योंकि कोविड की वजह से अनसर्टेनिटी इतनी है, मार्केट का कुछ पता नहीं है कि क्या हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर लॉकडाउन की तरफ नहीं भी जाते तो अगर बात की जाए कि बैरूनी दुनिया इसे किस तरह देख रही है, तो वो आइंदा 1 सालों के लिए या आइंदा आने वाले 1 या 2 साल के लिए कम से कम फॉरकास्ट उन्होंने की हुई है कि किस तरह से आगे लेकर चलना है हमने इकोनॉमी को। तो जीडीपी ग्रोथ हमें बज़ाहिर अभी अगर बात की जाए तो बढ़ती हुई उस तरह से नजर नहीं आ रही। तो ऐसे हालात में वे आउट क्या है सर? देखिए, ये आपने जो बात की है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल इशू है इस वक्त वो है कि हमारा आगे जो है वो कोविड-19 जो है उसके क्या हालात बनते हैं और खासतौर पे उससे लॉकडाउन जो है की सूरत हाल क्या बनेगी। अगर जैसे अभी रिसेंटली इब्तिदा हुई है कि इस बार लॉकडाउन की जो है बात हुई और उसके बाद ये कुछ कारोबार खुले हैं, तो कारोबार खुले हैं तो उन कारोबार में जरा बेहतरी के आसार नजर आए। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ज़ाहिर है मामला जो है ये आपके जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो अच्छी हो सकती है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से ये कोरोना की वजह से जो है वो कोई लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा फर्दर, तो आई थिंक पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होगा। और डिजास्टर होने की वजह से ये सारे जो सुरेंद्र साहब ने भी कहा कि एम्बिशियस टारगेट है, ये एम्बिशियस टारगेट जो है वो हासिल करना नामुमकिन होगा। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो है वो मामला यही है कि कोविड की वजह से हमारा लॉकडाउन की क्या सूरत हाल रहेगी इस नए फाइनेंशियल ईयर में। ठीक हो गया नाज़रीन, हमने छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। आपको वजूहात बताते हैं कि क्यों ये आवाम तक नहीं आ रहा और इसके हवाले से FIA कार्रवाई भी कर रही है, उस पर भी नज़र डालेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस बजट में जो थोड़ा बहुत रिलीफ हमें आवाम को फराहम होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर कुछ हाइलाइट्स, उस पर कुछ नज़र डाल लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं उस मामले को। टैक्स गुजार वालदैन जो हैं जी, बच्चों को फ़ीस पर उनकी टैक्स की छूट दी गई है और साथ ही वो निजी तालीमी इदारे जो भारी फ़ीस ले रहे थे इन पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया और वो 100% टैक्स में इजाफा। ये जो डिसीजन लिया गया है और ये जो तजवीज़ दी गई है, अब ये बजट मंजूर होगा, तो इसको आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब कैसे देखते हैं? जी देखिए, जो पेरेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे और अगर वो जो फीसद दे रहे थे उसके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसमें छूट दी गई है, जो कि यकीनी तौर पे एक अच्छा इंसेंटिव है टैक्स पेयर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो कि अदरवाइज टैक्स देते थे लेकिन अपने रिटर्न फाइल नहीं करते थे या उनके पास एक्टिव एनटीएन नंबर जो था वो नहीं था। जो भारी भरकम स्कूलों वाली फीस है तो उसका 2 लाख रुपए से ज्यादा जिनकी सालाना फीस बनती है। अब 2 लाख रुपए का मतलब जो है उसका 30,000 रुपये महीना, 25,000 30,000 रुपये महीना लगभग जिसकी फीस होगी, तो उनके ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ाया गया है। और यकीनी तौर पे यहाँ पे वो बच्चे आते हैं जो कि पोस्ट क्लास से हैं, एलीट क्लास से हैं, ये वो स्कूल्स हैं जो कि डेफिनेटली प्रॉफिट कमा रहे हैं। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, कितना फर्क पड़ेगा? अब उनकी फीसेस में मजीद इजाफा किया जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली तो कोई बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसका प्रॉफिट कम हो। जी यही होगा कि अल्टीमेटली वालिदैन जो है उन्हीं को ये फीसें जो है वो देना पड़ेंगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या स्कूल इसको पास ऑन करते हैं, क्या ये इजाफा, अभी मैंने उसका चूंकि पूरी नोटिफिकेशन नहीं आई है तो ये नहीं पता कि ये सिर्फ आपका विदहोल्डिंग टैक्स जो है इसमें इजाफा है जो कि बाद में टैक्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा या ये बेसिक टैक्स जो है उसमें इजाफा किया जा रहा है। लेकिन जो भी होगा, अगर ये टैक्स में इजाफा होता है तो जैसे किसी चीज की कीमत में इजाफा होता है वो अल्टीमेटली कस्टमर को पास ऑन हो जाती है, जब सर्विसेज में इजाफा होगा उस पर टैक्सेस पे तो वो अल्टीमेटली सर्विस जो उससे बेनिफिशरीज है यानी पेरेंट्स है, पेरेंट्स पे आएगा और पेरेंट्स ये पे कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये देखना चाहिए कि ये वो पेरेंट्स हैं जो कि 20,000 रुपये महीना
के लगभग फीस अपने बच्चों की पे कर रहे हैं। तो जो अपने वालिदैन बच्चे की फीस 20,000 रुपये महीना पे कर सकते हैं, हमारा ख्याल है कि अगर थोड़ा बहुत उसमें टैक्स का कुछ पोर्शन उन पे बढ़ेगा तो कोई बड़ा नेग्लिजिबल सा होगा, तो कोई बहुत लंबी चौड़ी रकम जो है वो नहीं बनेंगी और पेरेंट्स को पे कर सकेंगे। और उन पेरेंट्स को करना चाहिए, अगर मैं अपने बच्चे की फीस अफोर्ड कर सकता हूँ 20,000 रुपये महीना, तो मुझे टैक्स इसलिए भी देना चाहिए कि वो बच्चे जो कि पब्लिक सेक्टर सिस्टम में फंड ना होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए मैं कंट्रीब्यूट करूँ। ठीक है, अगर एक और रिलीफ पे बात करते हैं सुलहरी साहब, ये जो छोटे कारोबारी अफराद हैं, हजरात हैं, एसएमई सेक्टर की बात की जाए तो हुकूमत ने कहा है कि इनके बिजली के बिल की 3 महीने की पेमेंट जो है वो हुकूमत करेगी और 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो किस हद तक रिलीफ की आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से एसएमई सेक्टर को, जिसको बैकबोन कंसिडर किया जाता है इकॉनमी की, वो दिया गया है? देखिए, अगर आप इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देखते हैं तो आपको एसएमई का नंबर जो है वो नजर आ जाएगा कि तकरीबन हमारे पास 3.25 मिलियन यानी जो एसएमईज हैं वो पाकिस्तान में मौजूद है, और उनमें से 90% ऐसी हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये जो रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बिजली के बिल के हिसाब से जितने उनके यूनिट कंज्यूम हुए हैं, जो छोटे दुकानदार, जो छोटे कारोबारी हजरात जिनकी छोटी छोटी एस्टेब्लिशमेंट थी, उनके पास ये रिलीफ आया है। और डेफिनेटली इनमें से 3.25 मिलियन में से कम 1 मिलियन ऐसे हैं एसटीपीआई की स्टडी के मुताबिक जिनको अगर 1 महीना बंद रहना पड़ जाए तो वो शायद सारी उम्र दोबारा नहीं उन पे कोशिश नहीं होगी उनकी कि वो दोबारा से करें, क्योंकि उनके पास इतना सरमाया ही नहीं है। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। तो यकीनी तौर पे यहाँ पे ये जो स्टेप होगा, ये भले छोटा लग रहा है लेकिन ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ये स्टेप है कि एसएमई जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अच्छा, महंगाई की शरह के हवाले से भी सुलहरी साहब 9.1 से कम करके हुकूमत ने हदफ रखा है कि 6.5 तक लाएगी। तो क्या किस तरह से देखते हैं कि रियलिस्टिक एक हदफ रखा गया, या इसमें भी आप कहते हैं कि हुकूमत ने बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हुई है और बड़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं बातें ज़्यादा की हैं और ये प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ये पॉसिबल नहीं है? सब ये डिपेंड करता है कि हुकूमत अब इसको इन्फ्लेशन की शरह में कम करने में उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करवाएगी। हमने अभी देखा कि 1 जून से पेट्रोल की कीमतें कम हुई आर्मी मंडी में कम होने की वजह से, और पेट्रोल नापैद हो गया, नायाब हो गया पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप से। इसी तरह से हमने चीनी का भी देखा, एक कमीशन बना, लोग आइडेंटिफाई हो गए और चीनी की कीमत 85 रुपए किलो चली गई। तो असल चीज ये है कि हुकूमत ने एक अच्छे गेस्चर के साथ इन्फ्लेशन का टारगेट जो है वो कम करने की कोशिश वो करती रही होगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम की कीमत चूंकि कम रहेगी इस साल भी, तो वो इम्पैक्ट भी पास ऑन किया जा सकता है। डिमांड जो है वो भी कम रहेगी कोविड की वजह से, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितनी प्रोएक्टिव है और वो कीमतें कितनी कम करवा सकती है। तो ये ना हो कि चीजों की कीमतें कम हो और उसके बाद वो चीजें बाजार से गायब हो जाए और उल्टा वो डबल प्राइस पर मिलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हुकूमत को बड़ी सिंसियरिटी के साथ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे नहीं है वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इन कीमतों को कंट्रोल करना होगा। आबिद साहब, टैक्सों में इजाफा किया गया है कुछ अशिया जो जिन पे हैं, और उन पे हुकूमत का कहना ये है कि अगर वो ना करते तो हमें कर्जे लेने पड़ते। तो आपने पूरा बजट भी अब स्टडी कर लिया होगा, तो आप क्या समझते हैं कि कितना जस्टिफाइड है जो टैक्सों में इजाफा किया गया है? हुकूमत ने कहीं ज्यादती तो नहीं की? तो कर्जे तो हर हालत में लेने ही पड़ेंगे। आप टैक्सों में इजाफा करें या टैक्सों में इजाफा ना करें, इतना भारी भरकम डेफिसिट जो है ये अगले साल में रेवेन्यू से तो पूरा नहीं हो सकता और ना इकोनॉमी। लेकिन आबिद साहब, आज जो है मुशीर ख़जाना ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी हाईलाइट की है कि देखें जी, अगर हम टैक्सों में इजाफा ना करते तो हमें बैरून मुल्क से कर्जे लेने पड़ते। ऑलरेडी हम ले भी रहे हैं और हमारे पास आ भी रहे हैं, लेकिन तरीके इंसाफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये दावा भी किया कि हमने कर्जे उतारने में, कर्जों का सूद उतारने में तरीके इंसाफ का बड़ा किरदार है। तो हाउ डू यू सम अप दिस ओवरऑल परफॉर्मेंस? जी, मैं उसी पे आ रहा था कि एफपीआर की अगर मैं करंट कैपेसिटी देखता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि जो रेवेन्यू टारगेट रखा हुआ है वो हासिल हो सकेगा, और अगर वो हासिल नहीं होता तो कर्जे तो इन एनी केस लेना होंगे। अगर हम कुछ नए टैक्सेस की तरफ देखते हैं जो लगाए गए हैं
फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद में 2 कनाल से बड़े घर पे अगर जो है टैक्स वो बड़ा है, या अगर डबल कैबिन गाड़ी पे टैक्स जो है वो बड़ा है, या अगर जो इम्पोर्टेड टबैको है और सिगार है और सिगरेट्स हैं उन पर टैक्स पड़ा है, तो मेरा ख्याल है ये सारे वेलकम मूव है और ये शायद होने चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं। इसका आम जो शहरी है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब रही बात जो कर्जे उतारने की, तो यकीनी तौर पे हर हुकूमत जो भी आई है वो पिछली हुकूमतों के कर्जे उतारती चली आई है। पीटीआई जो है वो पीएमएलएन के कर्जे उतार रही है, पीएमएलएन जो है वो पीपल्स पार्टी के कर्जे उतार रही थी, पीपल्स पार्टी शौकत अजीज के कर्जे उतार रही थी। तो ये तो एक साइकिल है जो कि चलेगा। अगली हुकूमत जिसकी भी हो, वो पीटीआई की हो या किसी और पार्टी की हो, वो इन 5 सालों में लिए गए कर्जे जो है वो पे ऑफ कर रहे होंगे। तो ये तो एक नेचुरल साइकिल है और मेरा नहीं ख्याल कि इसको अब बहुत ज्यादा बार बार इसको दोहराया जाना चाहिए। यकीनी तौर पे पाकिस्तान का एक अलमिया रहा है इकोनॉमिकली के हम अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज जो है उनको मोबिलाइज नहीं कर पाते, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं कर सके, टैक्स बेस नहीं बढ़ा सके, और जब ये सारा कुछ नहीं कर सकेंगे तो फिर जाहिर है कर्जे लेंगे और हर आने वाली हुकूमत को पिछली हुकूमत का कर्जा उतारना होगा। हर आने वाली हुकूमत को पिछली हुकूमत का कर्जा उतारना होगा, और जब उनसे मईशत के बारे में सवाल किया जाएगा तो ये कहेंगे कि हमें तो कर्जे जो है मिले हैं, जैसे ही हमने हुकूमत संभाली तो भारी कर्जे पाकिस्तान पर चढ़े हुए थे। ये अलमिया और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं ये होता आ रहा है। नाज़रीन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है पेट्रोल के हवाले से, और पेट्रोल के हवाले से इशू जो है उस पर हम बात करेंगे। पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन आवाम को मिल नहीं रहा। क्या फ़ायदा ऐसे पेट्रोल सस्ता होने का जो अफेक्ट उसका आवाम तक ट्रांसफ़र ना हो पाए, आवाम को जो है सस्ता पेट्रोल ना मिल पाए। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, आपको वजूहात बताते हैं कि क्यों ये आवाम तक नहीं आ रहा, और इसके हवाले से एफआईए कार्रवाई भी कर रही है, उस पर भी नजर डालेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें सस्ती हुई। उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने भी पेट्रोल की कीमत में कमी की, लेकिन हम ये देखते हैं कि पेट्रोल फिर मिलना मार्केट से गायब हो गया। पीएसओ जो है वो तमाम पेट्रोल पंप्स का इस टाइम जो है वो बर्डन उठाए हुए हैं, पीएसओ से मिल रहा है, लेकिन दीगर जो पंप्स हैं उनसे पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। मुताद्दिद ऐसी फुटेजेस हैं जो सामने आ रही हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल देखते हुए वजीर आजम ने काबीना के इजलास में ये डिस्कस भी किया था, और वजीर आजम ने यह कहा था कि सख्त कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने पेट्रोल का बहरान क्रिएट किया है। ये बहरान क्यों क्रिएट हुआ, इस पर जानेंगे आरिफ हबीब साहब से। आरिफ हबीब साहब, इस पर थोड़ा सा मैं डिटेल एनालिसिस चाहता हूं आपका। एक तो ये पेट्रोल की कीमत सस्ती हुई लेकिन उसका इफेक्ट आवाम तक ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। दूसरी जानिब अगर ये बात की जाए ये बहरान क्रिएट किया गया तो क्या हुकूमत उन लोगों के खिलाफ इफेक्टिवली कार्रवाई कर पाएगी? आई थिंक ये कुछ तो जो है वो इफेक्ट जो है वो ट्रांसफर, और जो प्राइस गिरी है इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ पे पाकिस्तान में वो 3 रिव्यू प्राइसेस जो है उसमें गिरी है, लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो रख दिया है कि पेट्रोलियम ड्यूटी के मद में, एंड आई थिंक वो मुनासिब भी है। अगर दोबारा से प्राइसेस नीचे होकर दोबारा भरी है तो उस वक्त पोर्शन मौजूद है गवर्नमेंट के पास, और फिर बहुत ज्यादा प्राइसेस गिरा के फिर दोबारा बढ़ाना जो है वो शायद बहुत ज्यादा मुनासिब न लगे। तो उस लिहाज से जहाँ तक कि सप्लाई के जो इशूज हैं, सप्लाई के प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक ये ज्यादातर जो है वो इशूज है कि रेगुलेटर को चाहिए कि इसको अच्छे तरीके से मॉनिटर करे, और उसमें जाहिर है ये प्राइस में वोलेटिलिटी है, यानी अप एंड डाउन है। जब प्राइस गिर रही थी तो ये सारे जो OMC हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी हैं, कुछ लॉसेस जो है वो बेयर करने पड़े। जब वो प्राइस अपवर्ड ट्रेंड आया तो उन्होंने कोशिश की है कि उससे वो बेनिफिट करें, और क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल मार्केट अभी चल रही है इसमें ये इम्कान है कि अगले महीने जो है वो 1 तारीख को थोड़ी प्राइस इंक्रीज का केस बनेगा। तो प्राइस इंक्रीज का केस बनेगा तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उससे वो इन्वेस्टमेंट
गेन जो है वो हासिल कर सके। तो इसमें ये है कि सप्लाई रोक के ये काम करना तो आई थिंक इज नॉट राइट, और उसके लिए रेगुलेटरी एक्शन में हमको होने चाहिए, और रेगुलेटरी एक्शन के साथ साथ उनके साथ एंगेज तो होकर आरिफ हबीब साहब, आप इस पूरे मामले में, इस पूरे क्राइसिस में मैनेजमेंट की कोताही देख रहे हैं कि ये मैनेज नहीं सही हो पाया, या फिर आप क्या देख रहे हैं कि ये हुकूमत की गलती कम, जो माफिया सरगर्म है वो ज़्यादा इसमें, वो ज़ाहिरी बात है बुरहान क्रिएट भी किया जाता है और उससे फिर फ़ायदा भी उठाया जाता है, तो ये ओवरऑल सिचुएशन में आप किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? आई थिंक ये ज़ाहिर मार्केटिंग कंपनीज को ये कोशिश होती है तो जो मार्केट फ्लक्चुएशन से नुकसान को कम से कम करें और मुनाफे को जो है वो बढ़ाएं। फिर वहाँ रेगुलेटरी फोर्स आ जाता है, जो रेगुलेटर इस चीज को जो है प्रियम करे, ऐसी चीजों को, और प्रियम कर चीज को इंश्योर करे कि इस किस्म का अब्यूज जो है वो ये मार्केट कंपनीज जो है वो न कर सकें, जो प्लेयर्स हैं वो न कर सकें। तो आई बिलीव कि इसमें जो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है वो रेगुलेटर की, बट साथ साथ दायरे और मार्केटिंग कंपनीज को भी ये अनएथिकल काम जो है वो नहीं करना चाहिए। अब सब 13 दिन हो गए हैं पेट्रोली मसनूआत में कमी के बाद, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों का उसी तरह रश बरकरार है पेट्रोल पंप से। मैं कुछ फुटेजेस देख रहा था जिसमें पेट्रोल पंप को भी लोगों ने गुस्से में आके नजरे आतिश किया। तो आप इस तमाम बहरान को किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो प्राइसिंग का मैकेनिज्म है जो अनाउंस करने का, उसको रखने की जरूरत है। अगर महीने में एक दफा पहली तारीख को पेट्रोलियम की कीमत जो है वो अनाउंस हो जाए, और ओएमसी जो है उन्होंने पिछले महीने में अगर महंगा पेट्रोल लिया होगा तो यकीनी तौर पर वो रिलक्टेंट होगी अगले महीने उसको बेचने में। और क्योंकि पूरे महीने का कुशन मिल रहा है तो कई पेट्रोल पंप ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि अपनी सप्लाई तो ले ली, लेकिन उसको सब आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, लेकिन इसमें ये भी देखने की बात है, जब पेट्रोलियम प्राइस बढ़ती है तो इन्होंने तेल सस्ता लिया हुआ होता है तो उस टाइम भी तो ये बेनिफिट लेते हैं, लेकिन जब सस्ती होती है तो फिर आवाम पे सारा बोझ डाल दिया जाता है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका जो हमारा अनाउंसमेंट है मैकेनिज्म का, दूसरा मैं आरिफ हबीब साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये जो रेगुलेटर हैं ओगरा और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, ये तो इनका काम बनता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स को चेक करें, पेट्रोल पंप्स के स्टॉक्स को चेक करें, और जो लाइसेंस होल्डर्स हैं जो अगर वो अपने स्टॉक के मुताबिक मेंटेन नहीं कर रहे अपनी पोजीशन, या मेंटेन की और होल्ड करके बैठे हैं, तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें। तो अगर ये सारा कुछ नहीं होगा तो फिर जाहिर बात है कि अवाम जो है वो पेट्रोलियम माफिया के रहमो करम पे होंगे, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसमें कार्रवाई की ज़रूरत है और बाकायदा तौर पर इनके लाइसेंसेस कैंसिल किए जाने चाहिए जो इस टाइम अफराद माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा बहरान क्रिएट होने जा रहा है। चीनी की भी आपने देखा, आप सब लोगों के सामने है कि रिपोर्ट आई और उसमें भी सब्सिडी का इशू फिर क्रिएट हुआ, लेकिन आफ्टर ऑल वो जो है उसका रिलीफ हमने देखा कि कोर्ट की जानिब से दिया गया और कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर जारी की कि 70 रुपये पे इसे वापस लाया जाए। हुकूमत की जानिब से नहीं जारी किया गया। अगर हुकूमत इस पेट्रोलियम जो बहरान है, इस पेट्रोलियम मसनूआत का या पेट्रोल का बहरान जो क्रिएट हुआ है, इसमें कुछ नहीं करती तो अल्टीमेटली लोग फिर दोबारा हमें कोर्ट्स की तरफ देखते नजर आएंगे। व्हाट डू यू थिंक? और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं नियर फ्यूचर में इतनी लो लेवल पे जाएं जितना जो सप्लाईज हमें ये जून के लिए मिली थी। तकरीबन 10 और $20 पर बैरल के दरमियान जो सप्लाई उस वक्त होवर कर रही थी, जो कि जून में पहुंची है। तो यकीनी तौर पर हुकूमत को अपनी साख बचाने के लिए और अवाम को रिलीफ देने के लिए एक्शन में आना पड़ेगा, वरना जो स्टेट और सिटीजन के दरमियान जो एक डिस्ट्रस्ट है वो बढ़ता जाएगा। आरिफ हबीब साहब, एक बिजनेसमैन पे कितना फर्क आता है जब ये पेट्रोलियम मसनूआत कम होती हैं और इनका इम्पैक्ट आवाम तक ट्रांसफर नहीं होता, या जितना होना होता है उतना नहीं होता। तो ये अगर आप देखें बीइंग अ बिजनेसमैन, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि कितना फर्क आता है प्रॉफिट लॉस की रेशो में अगर बात की जाए तो? लेकिन ये इसकी जो इसका फैक्टर है वो ज्यादातर कॉस्ट में है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस की वजह से जो है ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है
उसमें इसका अहम रोल है। और ट्रांसपोर्टेशन जो है हर बिजनेस के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम जो है वो रोल होता है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है बाद में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जो है वो उसका अहम रोल है। तो उसकी वजह से फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो है वो ज़्यादा रहती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस अगर ये हाई साइड पे रहता है तो फिर आपकी जो है वो कॉस्ट तो पास थ्रू है, तो अल्टीमेटली जो है उसके कंज्यूमर्स को जो है बेयर करना पड़ता है। तो आई बिलीव अगर वो ज्यादा डिक्लाइन आया है और उसमें पोर्शन गवर्नमेंट अपने अपने बजट के लिए जो है वो रख लेता है, तो उसकी कोई ज्यादा मुजायका नहीं है। क्योंकि सारे का सारा टाइम जो है वो गवर्नमेंट को तो कभी सब्सिडाइज करना पड़ता है। तो उस लिहाज से जो है वो मैं ये समझता हूँ कि जो ये प्राइसेस गिरे तो फिर ट्रांसपोर्टर्स को चाहिए कि वो पास ऑन करें। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो भी और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है उसमें भी जो है वो कमी आनी चाहिए। फिर जो है हमारा ये रेलवे में और एयरलाइंस वगैरह में भी इसका एक कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है। तो ओवरऑल आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग में और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इसका अहम रोल है। और अगर मुख्य व्यक्ति और सारा ठीक फेयर तरीके से पासिंग होता रहे तो वो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है वो कम करता है और इस तरह आपकी इकोनॉमी को जो है एफिशिएंट बनाने में एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक। आप दोनों हजरात से प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप दोनों हजरात से आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूँगा इस बजट के हवाले से। आप दोनों ने इसको स्टडी भी किया होगा, इस पर बहुत इन चीज़ों पर गहरी नज़र भी रखते हैं, एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। तो हम चाहते हैं हमारे प्रोग्राम से एक ऐसा एक्सपर्ट ओपिनियन जाए जो हुकूमत के लिए भी किसी ना किसी हद तक हेल्पफुल ज़रूर हो। तो आबिद साहब, पहले आपसे आगाज़ करूँगा कि सर इसमें इस बजट में आपकी क्या सजेशंस हैं, क्या चीज़ें थी जिनको इम्प्रूविंग एरियाज़ कहाँ थे और कहाँ पे हमने लैग किया है, और चीज़ें जो हैं कहाँ पे बहुत अच्छी हुकूमत ने डिलीवर की हैं? देखिए, फेडरल बजट जब भी आता है असल मेरा एक ही जो होता है उस पर कमेंट होता है कि एलोकेशन मैटर नहीं करती है। असल चीज जो मैटर करती है वो है स्पेंडिंग, और वो कितनी टाइम की स्पेंडिंग हुई, कितने टाइम की रिलीजेस हुई। बहुत लंबी चौड़ी एलोकेशन करके जब रिसोर्सेज ना हो और वो रिलीज ना किए जाए, या एलोकेशन कोई कर दी जाए और उसके बाद उसकी टाइम भी रिलीज ना की जाए, तो वो ऐसे ही है जैसे कि एलोकेशन हुई नहीं। तो इस वक्त हुकूमत ने अगर सोशल सेक्टर पे फोकस रखा है, जो कि बजा तौर पे होना चाहिए था, एहसास प्रोग्राम के लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो अब जो अगला देखना होगा वो ये है कि वो सारी की सारी जो एलोकेशन है उसकी टाइमली रिलीजेस होती रहे। वो जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का सुर्ख फीता है उसकी नजर ना हो जाए। तो अगर वाकईतन ये पैसे जो है ये डिस्पर्स हो रहे होंगे, ये स्पेंड हो रहे होंगे, तो अवाम को ऑटोमेटिकली नजर आ रहा होगा कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है, उनको रिलीफ मिल रहा है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये जैसे कि पिछले साल का हुआ, पिछले साल की जो फेडरल PFCP है वो सिर्फ 75% यूटिलाइज हो सकी, 25% जो है वो अनयूटिलाइज रहेगी, और सूबों में 75 से भी कम हुई है। तो अगर यूटिलाइज नहीं होना तो फिर बजट में एलोकेट करने का कोई फायदा नहीं। जी आरिफ साहब, योर कमेंट सर प्लीज। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को जो है वो हमारे 3-4 शोबे हैं उसके तवज्जो देनी चाहिए, और वो है एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री और IT इनकी तरफ। और फिर ये कि जो डेवलपमेंट बजट है उसकी राइट वैल्यू जो है उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अमाउंट ऑफ बजट जो है वो मैटर करता है, लेकिन उसकी राइट वैल्यू हासिल करना, और उसमें प्राइवेट सेक्टर को जो है वो कोशिश करना कि उनके साथ एक पार्टनरशिप हो, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर वो बर्डन के वो बोरो करके जो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करे, वो आई थिंक उसके ऊपर वो बर्डन कम हो जाएगा। फिर एक एरिया जो जिसपे पाकिस्तान के बहुत सारे वसाइल जो है जाया होते हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज को जल्द अज जल्द जो है वो प्रायोरिटाइज किया जाए, और वो प्रायोरिटाइजेशन से जो प्रोसीड हासिल हो उनको हमारे कर्जे करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि आप बाद में बात कर रहे थे कर्जे कम जो है वो सूद जो है वो कम नहीं होता, सूद तो हर साल जो है वो पे होता रहता है। तो सूद को जो है वो उसी सूरत में कम होगा कि हम अपने कर्जे कम करें, और वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट जो हमारे पास मौजूद है उनको जो है डिसइन्वेस्ट कर दें और उससे कर्जे पे करें।
तो आई बिलीव कि ओवरऑल आप चीज़ों को जो है में बेहतरी ला सकते हैं। थैंक यू, आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हुकूमत को अपनी रेट कायम करनी होगी। चीनी के बाद अब पेट्रोल का बहरान जो है सर चढ़ कर बोलने लगा है, लेकिन अगर हुकूमत ने अपनी रेट कायम ना की तो ये माफियाज इसी तरह इस मुल्क को खा जाएंगे। और हुकूमत जो है अगर अपनी रेट कायम नहीं करेगी तो ये लोग जो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, जो मुंतखब करके इन्हें इक़्तिदार के ऐवानों तक लाए हैं, वो कोर्ट्स की तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह के हमने चीनी के केस में देखा कि कोर्ट की जानिब से वो रिलीफ आवाम को दिया गया जो हुकूमत से एक्सपेक्टेड था। कंबर ज़ैदी को इसी नोट के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।